वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस और जनरल साइंस में आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 4 है केमिस्ट्री का। पार्ट 1 से लेकर 3 तक आपने अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1, 2, 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 से लेकर 3 तक भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप हमारे सारे जनरल साइंस के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं केमिस्ट्री से, जो कि आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। A homologous series is a series of compound with the same number of isotope, number of protons, functional group and chemical property, atomic radius। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3, फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो homologous series is a series of compound with the same फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एल्केन का अगर हम होमोलोगस सीरीज का अगर हम बात करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो है ये होमोलोगस सीरीज है एल्केन का। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम है, साथ में इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे सेम होता है। The pH scale ranges from 1 to 16, 1 to 10, 0 to 14, 0.01 to 0.99। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3, 0 to 14। इस तरह के क्वेश्चन जो है इसका बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। उनको लगता है कि pH स्केल का जो रेंज है यह है 1 to 14। 1 to 14 नहीं है, सही आंसर जो है यह है 0 to 14। pH स्केल का जो रेंज है यह है 0 to 14। 7 इसमें न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा अगर है तो बेसिक होगा, 7 से अगर कम है तो ये होगा एसिडिक मीडियम। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम में, तो इनको बिल्कुल ध्यान में जरूर रखें। Which of the following is surface phenomena? फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवापोरेशन। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 4, इवापोरेशन। इवापोरेशन यहाँ पे जो है सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस फेनोमेनन क्यों कहा जाता है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कंटेनर है, उसमें वाटर रखा गया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ H2O जो है ये ब्रेक करता है फ्रॉम द सरफेस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ H2O जो है यहाँ से ब्रेक करता है फ्रॉम द सरफेस एंड उसके बाद क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो सरफेस से जो है ये फेनोमेना काम करता है, इसी वजह से जो है इवापोरेशन जो है ये सरफेस फेनोमेना है। इन ए सॉल्यूशन इफ देयर इज लेस हाइड्रोजन आयन एंड आयन देन हाइड्रोक्साइल आयन द pH ऑफ द सोल्यूशन इज। तो ये इस तरह के जो है क्वेश्चन ये भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया था। मान लीजिए एक वाटर है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाटर में अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्यों, कौन सा मीडियम में है, ये एसिडिक है, ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम है। तो ये जो है वाटर क्या है, ये एसिडिक है। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं और एक वाटर कंटेनर है और यहाँ पे वाटर रखा गया है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेसिक है। तो इस तरह ही जो है डिटरमाइन किया जाता है। तो H+ आयन अगर प्रेजेंट है तो एसिडिक है, OH अगर आयन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड अगर आयन प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये बेसिक माना जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन ए सॉल्यूशन इफ देयर इज लेस हाइड्रोजन आयन देन हाइड्रोक्साइड आयन द pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली 7 से ज़्यादा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 7 इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा होता कि लेस हाइड्रोक्साइड आयन होता और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होता तो लेस देन 7 यहाँ पे होता, और इक्वल होता, हाइड्रोजन आयन जितना है हाइड्रोक्साइड आयन उतना ही है तो न्यूट्रल होता और इक्वल टू 7 यहाँ पे होता। Which of the following fossil fuel has butane as its major constituent? तो यहाँ पे जो है इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। नेचुरल गैस, एलपीजी, कोल, फ्यूल ऑयल। तो इसका जो सही जवाब है यह है एलपीजी। एलपीजी का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है ये क्या है, ब्यूटेन है। इसके साथ साथ और स्मॉल अमाउंट में जो है प्रोपेन एंड इथेन भी प्रेजेंट होता है। इसी तरह आपको याद रखना है कोल में जो है कौन सा है, सीएनजी में कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखना, ब्यूटेन अगर आप पूछा जाएगा मेजर कंस्टिट्यूएंट किसका है तो ये एलपीजी का है, और स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे प्रोपेन और इथेन भी प्रेजेंट होते हैं। नोबल गैस आर इन जनरल नॉन स्टेबल, केमिकली अनरिएक्टिव, मिसेबल विथ वाटर, हाईली रिएक्टिव। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2, केमिकली अनरिएक्टिव। तो नोबल गैस जो होते हैं ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। ग्रुप 18 का बात करें, ग्रुप 18 में जो है नोबल गैस प्रेजेंट है, सारे नोबल गैस वहीं पे जो है मेंशन किया गया है। तो केमिकली ये अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो सेल है ये कंप्लीटली फिल होता है, तो यहाँ पे जो है इनको कोई इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं होता है, इसी वजह से जो है दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। फ्लोरेंस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम, 48, 56, 60, 64। इस तरह के जो है क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, रेलवे जैसे एग्जाम्स में बन चुके हैं। तो फ्लोरेंस क्या है, बेसिकली ये एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लोरेंस किसका एलोट्रॉप है, तो ये कार्बन का एलोट्रॉप है। यहाँ पे हम आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं। तो फ्लोरेंस देखने में कुछ इस तरह होता है। डायग्राम में आपने एनसीईआरटी बुक में अगर देखा होगा या कहीं भी देखा होगा तो फ्लोरेंस का डायग्राम आपको इस तरह जो है रिप्रेजेंट किया गया होगा। तो यहाँ पे कितना कार्बन एटम है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं, ये जो है 60 कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरह के बनते हैं, रेलवे में ऑलरेडी बन चुके हैं, तो जरूर इनको ध्यान रखना। और कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं उनको भी जरूर ध्यान रखना, वहां से भी सवाल आगे आपको देखने मिल सकता है। मैग्नीशियम इज ए एलॉय ऑफ,
मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड सिल्वर। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। देखिए मैग्नीशियम यहाँ से ही आपको क्लियर हो जा रहा है, मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम जो है दोनों को मिला के ये अलॉय बनाया गया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली अर्थ मेटल इन ए मॉलिक्यूल इज ऑलवेज। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एल्कली अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो अगर हम बात करें एल्कली अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज जो है ये 2 होता है, +2 होता है। अगर हम एल्कली मेटल का अगर हम बात करें तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होता है +1। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछा जाए ऑफ एल्कली अर्थ मेटल तो ये होता है +2 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स अगर पूछा जाए तो ये होगा +1। हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स। तो नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 2, 3। हाइड्रोजन जो है इनके कितने जो है नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं। क्या क्या इनके नेचुरली ऑकरिंग जो आइसोटोप्स हैं उनको भी हम आपको बिल्कुल बता देते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है इनका आइसोटोप्स है। यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है इनका 3 आइसोटोप्स है, नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। Which of the following is not an atmospheric air? हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडन। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 रेडन। रेडन जो है ये हेवीएस्ट नोबेल गैस है और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक रेडियाई, इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, रिमेन सेम। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 डिक्रीज। देखिए पीरियडिक टेबल जो है यहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये केमिस्ट्री का। तो पीरियडिक टेबल पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जितना भी इंपॉर्टेंट पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं उनको वहाँ पे कवर अप कर दिया गया है और पीरियडिक टेबल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी उसमें कवर कर दिया गया है। तो वहाँ जरूर देखें। यहाँ पे अगर हम बात करें पीरियड टेबल में, अगर पीरियड में हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सारे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं ये सारे आपको याद रखना है। इसलिए जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस वीडियो को भी आप जरूर जाकर देखें। इसके साथ साथ अभी वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, साथ में आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये कौन सा टेस्ट सीरीज है और इसको लेना कैसे है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो को जरूर देखिए। ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है। हर टेस्ट सीरीज में आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके एनटीपीसी के एग्जाम में 40 जो है क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाने वाले हैं। सबसे ज्यादा नंबर का जो है पूछे जाने वाले हैं CBT 1 में। सबसे अच्छा बात यह है कि रेलवे ने प्रीवियसली जो भी एग्जाम्स लिए हैं 2018-19 में और साथ में प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, इन सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है ये टेस्ट सीरीज को बनाया गया। तो सेम लेवल आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। यहाँ पे टोटल 2000 क्वेश्चन आप देख सकते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर दिन जो है आप 1 से 2 जो है टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं यहाँ पे और देखें कि आप कैसे परफॉर्म करें, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ग्रुप डी वाले भी वही सेम है। यहाँ पे हर टेस्ट सीरीज में आपको 45 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 45 × 30 क्वेश्चन टोटल आपको मिल जाएंगे। और हर टेस्ट सीरीज का जो है कॉस्ट यहाँ पे कितना लगाया गया है, 2 रुपीज सिर्फ लगाया गया है। 99 रुपीज में आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत महंगा टेस्ट सीरीज मिल रहा है, इसी वजह से हमने लॉन्च किया कि हर एक स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज ले सके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। इसी वजह से जो है हमने लो कॉस्ट जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में ही टेस्ट सीरीज जो है प्रेजेंट है। बार बार ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मत पूछना कि कौन से ये जो है लैंग्वेज में प्रेजेंट है। इंग्लिश में जितने लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज है। लेना कैसे है अब इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप पहले टेस्ट सीरीज को खरीदें। उसके बाद जैसे आप पेमेंट कर देते हैं अपना मेल ID चेक कर लेना, वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडिटी सब्सक्रिप्शन का कोई सीन नहीं है। एक बार आप डाउनलोड कर लेते हैं फाइल, फिर आप फाइल खोलकर वहां पर आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो ये है डिटेल इन्फॉर्मेशन जो हमने बता दिया टेस्ट सीरीज के बारे में। लिंक दोनों ही टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों भरा है तो एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज लें, ये सफिशियंट है ग्रुप डी के लिए भी। लेकिन अलग अलग आपने भरा है तो एनटीपीसी का जिन्होंने भरा है तो एनटीपीसी लें, और ग्रुप डी का जिसने भरा है उन्होंने ग्रुप डी का ये टेस्ट सीरीज लेना है। तो ये बिल्कुल ले लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ और देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं। पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी, नाइलॉन, बेकलाइट, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये यूज किया जाता है फॉर मेकिंग प्लास्टिक क्रॉकरी। इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट एनर्जी लेवल अगर पूछा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा जो है चेंज करके पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम जो है इसे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज होता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसके साथ साथ अगर ऑपोजिट हो इसका, यहाँ पे जो है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो ये सारे बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है इनका डेफिनेशन, साथ में अलग अलग रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है इनको भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट मेटल, मर्क्यूरी, क्रोमियम, कॉपर, ऑस्मियम। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन 4 ऑस्मियम जो है ये हेवीएस्ट है, और लाइटेस्ट भी कभी कभी पूछा जाता है, तो लाइटेस्ट भी याद रखना, लिथियम जो है ये लाइटेस्ट जो है मेटल है। द प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन, डेल्टन, रुदरफोर्ड। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 जे थॉमसन। तो जे थॉमसन के द्वारा जो है ये बेसिकली प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल इनके द्वारा ही बनाया गया था। जे थॉमसन जो है इन्होंने ही डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या डिस्कवर किया था कि एटम जो है एक बड़ा सा जो है पॉजिटिव चार्ज है जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है ये एम्बेडेड है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल में इन्होंने डिस्कवर किया था। बाद में जो है बोर मॉडल आता है और यहाँ पे जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो है एटॉमिक मॉडल जो है यहाँ पे आपको जरूर पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूर पढ़ना है, यहाँ से भी जो है सवाल बनते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडेट, सिल्वर फ्लोराइड। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 सिल्वर आयोडेट। सिल्वर आयोडेट जो है इसे यूज किया जाता है इन आर्टिफिशियल रेन, इसमें जो है क्लाउड सीडिंग के लिए इसे यूज किया जाता है सिल्वर आयोडेट का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट कहाँ पे यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ पे यूज किया जाता है, ये सारे बिल्कुल आप देखें, क्योंकि यहाँ से भी जो है सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत कॉमन सवाल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन। तो सिल्वर आयोडाइड को जो है यूज किया जाता है, एयरप्लेन से जो है इसका छिड़काव किया जाता है क्लाउड्स के ऊपर में, जिसके बाद जो है ये रेन होता है, आर्टिफिशियल रेन इसी तरह जो है करवाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट नोबेल गैस। तो हेवीएस्ट नोबेल गैस अभी हमने बात किया था, यहाँ पे जो है सही आंसर कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन 3 रेडन। रेडन इज द हेवीएस्ट नोबेल गैस और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। इफ आयोडीन इज एडेड टू पील्ड पोटैटो इट विल टर्न येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। तो इसका जो सही जवाब है ये है ब्लैक कलर में ये टर्न कर जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्योंकि जो है यहाँ पे अगर आपने ये टेस्ट किया होगा लैब में, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, हमने पहले भी बताया था कि बहुत सारे जो है डेली साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप पोटैटो को काटते हैं और उसमें अगर आयोडीन डालते हैं तो कलर क्या होगा, ब्लैक होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर लीस्ट इफेक्टिव इन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किसमें लीस्ट इफेक्टिव है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब है ये है गैसेस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, प्लाज्मा भी एक ऑप्शन है, लेकिन गैसेस में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, मीडियम रहता है लिक्विड में। तो याद रखना है आपको, गैसेस में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होता है और सॉलिड में जो है सबसे ज्यादा होता है। Which inert gas is used for welding piece of metal together? हीलियम, आर्गन, जेनॉन, नियॉन। तो इसका जो सही जवाब है आर्गन। आर्गन को जो है वेल्डिंग में यूज किया जाता है, एक एप्लीकेशन ये भी है कहाँ पे यूज किया जाता है। नोबेल गैसेस को ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हीलियम जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो बलून्स में यूज़ किया जाता है हीलियम। इस तरह आर्गन जो है यूज़ किया जाता है वेल्डिंग पीस ऑफ मेटल टुगेदर, जो है ये इसमें आर्गन यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग में जो है आर्गन यूज़ किया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे 100 से ज़्यादा जो है केमिस्ट्री में हमने एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस किया। उन एमसीक्यू जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक जरूर आप देखें, और इन वीडियोस को अगर आपको पसंद रियली पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें, और साथ में टेस्ट सीरीज लेना मत भूलना, क्योंकि टेस्ट सीरीज देते रहें और किस तरह आप परफॉर्म कर रहे हैं ये भी जरूर देखते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।